राजस्थानी वेशभूषा आपको कैसी लगती है, पोशाक है ना? बहुत अच्छी, बहुत मेरी फेवरेट है, मतलब मेरी ड्रेस फेवरेट है और मुझे घूंघट भी बहुत पसंद है। आपके मन में इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि हाँ मुझे जज बनना है, अब मेरा ऑर्डर पूरा गुजरात सुनना चाहिए? आप बिंदनी अगर पढ़ रही है, उनको पढ़ाई में मन है तो आप उनको जज बनाइए। मुझे अपनी तरफ से यही लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% इस बार सही किया और मैं एक्चुअली प्रिपेयर भी थी। तो जब 7 महीने की थी तब से मैंने उसको ऐसे प्रिपेयर किया है कि उसको अलग रहना पड़ेगा मुझसे, मुझे अलग रहना पड़ेगा उससे, और उसको भी उसी तरह मैंने बनाया कि वो सब कुछ वो भी मैनेज कर सके। राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर एरिया थोड़ा ऐसा मानते हैं कि बैकवर्ड है, पर कोई बैकवर्ड नहीं है, यहाँ बहुत फॉरवर्ड है। यहाँ मैंने बताया जैसे मेरी दादी सास तक है ना, उन्होंने तक मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला बेटा आप पढ़ो, काम वाम सब हम देख लेंगे, अपने जिम्मेदारी वगैरह अभी कुछ नहीं देखना है, अभी सिर्फ काम करो। और सच में बताऊँ, मैंने आज तक मुझे जिम्मेदारी जैसा कुछ लगा ही नहीं है। या तक कि कई लड़कियां जो कोशिश भी करती है वो कहीं ना कहीं घर परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं में उलझ कर रह जाती है, तो आपने उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया? अब नहीं हो रहा है, अब क्या करें, लेकिन फैमिली का रोल बहुत ही बड़ा रहता है इसमें। रात दिन दोनों है हमारे पास, तो मैंने उन दोनों का यूटिलाइज़ करके मैंने वापस शेड्यूल बनाया कि मुझे कैसे सब प्रिपेयर करना है, कर लिया और हो गया। मेरा ये फर्स्ट डे से ही मेरा सपना था कि मुझे जज बनना है। मैंने अपनी कॉलेज में पहले ही दिन जाके मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि तूने जो पहले दिन बोला था वो सच हो गया। जब फेलियर होता है ना, तब ऐसा लगता है दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है, अब सब खत्म हो गया। हमारे समाज में देख रही हूँ तो पढ़ा रहे हैं लोग, जिसको पढ़ना है ना उसको सच में पढ़ा रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं। ना शादी से फ़र्क पड़ता है, ना बच्चे से फ़र्क पड़ता है, ना जिम्मेदारियों से फ़र्क पड़ता है। बस ये है, फैमिली सपोर्ट में है, हमारी जिद होनी चाहिए कि हाँ हमें तो यही करना है। देखिए इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं दीपू कंवर जी को। इनके वेशभूषा से भी आपको लग रहा होगा कि कोई सजी धजी राजस्थानी बिंदनी मेरे साथ है, और वाकई में राजस्थानी बिंदनी है, राजस्थान की बहू है, साथ ही गुजरात की बेटी है। आज इनके साथ हम बेहद खास मौके पर जुड़े हैं क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट आता है और उसमें लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट्स का चयन होता है, 100 अभ्यर्थियों का चयन होता है, और ऐसे में दीपू कंवर जी का सिलेक्शन होता है। और सबसे खास बात और सबसे अहम बात कि शादी के कई सालों बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, परिवार का पूरा साथ मिला और अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहकर उन्होंने तमाम चीज़ों को हासिल किया, तमाम उन मुकामों को हासिल किया जिनका सपना शायद उन्होंने बचपन से देखा था। सबसे पहले दीपू जी आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपके मन में इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि हाँ मुझे जज बनना है, अब मेरा ऑर्डर पूरा गुजरात सुनना चाहिए? जज बनने का तो मैं अगर आपको कहूँ तो मैंने बीकॉम किया था, तो लास्ट जो मेरा बीकॉम का लास्ट ईयर था तभी मेरे पति ने मुझे बताया था कि आप अब एलएलबी कर लो और एलएलबी के बाद आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देना। और उनको भी किसी ने सजेस्ट किया था, जैसे हमारे दादाजी के परिवार में काकोसा है, मैं नाम तो बड़ों का नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई आप बिंदनी अगर पढ़ रही है, उनको पढ़ाई में मन है तो आप उनको जज बनाइए, क्योंकि एलएलबी करके उसमें बहुत, अगर उनको सिविल सर्विस में जाना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी अगर मैं बताऊं कि मुझे खुद को, तो मेरा तो ना, मैं बचपन से ही, जब मैं आई थिंक 2nd या 3rd में थी, तब से ही मेरा थोड़ा ड्रीम था ही वही। मैं पढ़ने में बहुत ही होशियार थी पहले से और मुझे बहुत ही पसंद था। मेरा एक लौता शौक़ था, एक स्पोर्ट्स और एक पढ़ाई, ये मेरा एक दोनों शौक़ थे कि भाई मुझे यही करना है। तो तब से एक ख्वाहिश थी कि भाई एक अफसर लेवल में कुछ जाना है, कि अपने को सिविल सर्विस में जाना है, एक अफसर बनना है, तो वो ख्वाहिश थी मेरी। लेकिन फिर जब बीकॉम किया उसके बाद सोचा था कि अब एग्ज़ाम देंगे, कुछ सिविल सर्विस के लिए जाएंगे, हाँ जी वगैरह। लेकिन फिर मुझे रास्ता मिल गया था, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने बता दिया कि आप एलएलबी करो, और मेरे पापा ने भी मुझे बताया कि आप एलएलबी करो और फिर आप जा सकते हो इस सर्विस के लिए। देखिए आपने कहा स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि थी, कौन सा खेल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया या आपको लगता है कि हाँ खेलना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ? आउटडोर इंडोर दोनों। जैसे इंडोर में मैं कैरम और चेस प्लेयर हूँ, मैं हमेशा उसके चैम्पियन रही हूँ। और दूसरा आउटडोर में क्रिकेट और बैडमिंटन मैंने ज़्यादा खिला है। क्रिकेट और बैडमिंटन ये आपके फेवरेट स्पोर्ट्स है। अच्छा चलिए, पढ़ाई का जिक्र आप कर रहे थे कि शुरुआत से पढ़ाई में रुचि थी, पर एक होता है ना कि कई लड़कियों को लगता है अब शादी हो गई तो बस अब करियर पे फुल स्टॉप लग गया है, अब ना पढ़ाई होगी, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। या तक कि कई लड़कियां जो कोशिश भी करती है वो कहीं ना कहीं घर परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं में उलझ कर रह जाती है, तो आपने उस चीज़ को कैसे मेनटेन किया? श्योर, ये एक्चुअली बहुत सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये कैसे मैनेज किया। तो मैं बता देती हूँ कि
बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत इजी भी नहीं। अगर हम चाहते हैं ना कि हमें ये करना है, और फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट नहीं है तो शायद वो हमारा सपना बन के रह जाता है, और हम एक टाइम पे हम भी डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं होता है तो कि अब नहीं हो रहा है, अब क्या करें। लेकिन फैमिली का रोल बहुत ही बड़ा रहता है इसमें, क्योंकि फैमिली हमेशा अगर फेल हो जाते हैं ना तो वो पीछे बैकबोन रहता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। तो यहाँ वो तो मुझे कभी इशू आया ही नहीं। और फैमिली, मेरा ड्रीम जो था, मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली का ड्रीम बन गया था वो। अभी पिछले 2 सालों से उनका ज़्यादा वो हो गया था कि आपको बनना ही है, आपको जो भी करना है आप करो, लेकिन आप बनो। और मेरी शादी हो गई थी, मैं जब LLB के 2nd ईयर में थी। मैं सिर्फ 8 दिन यहाँ पे रुकी थी, फिर मैं चली गई थी वापस। कि सबको पहले से ही पता था कि बिंदनी पढ़ रही है, इसलिए हम उसी तरह से रहे। मतलब मेरे हिसाब से सब एडजस्ट हो रहे थे यहाँ पे। यहाँ तक कि मेरी बच्ची जो है वो छोटी, वो 1 साल के बाद हुई है, तो उसको वो 6 मंथ की थी, जब 7 मंथ की थी तब मैंने LLM किया है कुछ। फिर AIB की मैंने एग्ज़ाम दी थी। तो जब 7 महीने की थी तब से मैंने उसको ऐसे प्रिपेयर किया है कि उसको अलग रहना पड़ेगा मुझसे, मुझे अलग रहना पड़ेगा उससे, और उसको भी उसी तरह मैंने बनाया कि वो सब कुछ वो भी मैनेज कर सके। ऐसा नहीं कि मैं चली जाऊं, क्योंकि मैं जामनगर रहती थी, ये यहाँ रहती थी, फिर कभी वो वहाँ रहती थी, साथ में रहती थी, उसको भी बहुत अलग रहना पड़ा है। पर उसको वो आज तक रोई नहीं है मेरे लिए कि मम्मा आप नहीं हो यहाँ पे, वो हुआ ही नहीं सीन। मैं थोड़ी थोड़ी हो जाती थी कि यार बच्ची नहीं है मेरे पास, पर फिर यूँ होता था कि जब जज बन जाएंगे तब साथ में रखेंगे। और अभी तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे आने वाली है, तो फिर और वो उसको बहुत ज़्यादा रखती है, मेरे जितना ही रखती है, तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो यहाँ भी रह सकती है या मेरे साथ भी रह सकती है। यानी कि आपको बिल्कुल टेंशन फ्री है वो, यानी कि पूरी तरीके से परिवार का हर मायने में सपोर्ट मिला, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये मुकाम हासिल कर पाए। पर हाँ, कई ऐसी भी तैयारियां होती है, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो अपनाई जाती है, क्योंकि परिवार का सपोर्ट एक तरफा है, पर वहीं दूसरी ओर तैयारी का एक मेथड, एक तरीका, तो आपने तैयारी कैसे की, ये सब जानना चाहते हैं। यस, बहुत बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि एक शेड्यूल, मेरा सबसे जो मेन चीज़ है ना वो शेड्यूल। कि मैं कभी भी एग्ज़ाम आती थी ना, जैसे कि नोटिफिकेशन के बाद मैं अपना शेड्यूल बनाती थी। नोटिफिकेशन के बाद कि कोई भी नोटिफिकेशन आया है तो उसके बाद मैं वो शेड्यूल कर देती थी कि अभी, और टाइम होता था उसमें, एग्ज़ाम की डेट भी होती थी कि कब एग्ज़ाम है। तो उसके हिसाब से मैं अपने जो सारे मेरे जितने भी एक्ट्स होते थे कि इतने एक्ट है, 33 34 कुछ एक्ट होते थे, सब्जेक्ट होते, तो फिर मैं उसके हिसाब से सबको टाइम दे देती थी कि इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने दिन में ये करना है। और फिर 3 टाइम रिवाइज़, 3 टाइम मुझे रिविज़न की, मैं ये कि 3 टाइम तो रिवाइज़ होना ही चाहिए मेरा। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट होती थी कि अब चाहे कुछ भी आ जाए मुझे आ जाएगा, और वो एक्चुअली वर्क करता है। शेड्यूल, अगर मैं शेड्यूल नहीं बनाती तो मैं ऐसे वो हो जाती कि अब क्या करूँगी मैं, मुझे नहीं आएगा कुछ उस टाइप का। इंटरव्यू भी जैसे हमारी, जैसे मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद इंटरव्यू बहुत जल्दी था, तो मैं थोड़ी प्रिपेयर नहीं थी, और क्योंकि मेरा उसके बाद प्रैक्टिसिंग में वापस मैंने चालू कर दिया था, मैं प्रैक्टिस में ही जा रही थी, तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ दी थी। लेकिन फिर मैं ऐसे हो गई, लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं, रात दिन दोनों है हमारे पास, तो मैंने उन दोनों का यूटिलाइज़ करके मैंने वापस शेड्यूल बनाया कि मुझे कैसे सब प्रिपेयर करना है, कर लिया और हो गया। ये शेड्यूल आप हर दिन का बनाते थे? हाँ जी, हर दिन का, कि आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है, इतने टाइम में मुझे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मुझे रिवीजन करना है, और उसके बाद मुझे जो मॉक टेस्ट लगाने हैं वो लगाना है। वो ये प्री का मैं बता रही हूँ कि प्री में मुझे इस तरह से करना है। फिर बात रही मेंस की, जब मेंस आता है तो उसके लिए मैंने जो इस बार जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो यूँ है, मैं एक्चुअली ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। 2nd अटैम्प्ट में मैं मेंस में ही फेल हो गई थी, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ज़्यादा लिखने की, और उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा फेलर हुआ था, और उससे मैं खुद भी डिप्रेस हो गई थी। मैं मतलब अब नहीं बता सकती कि मैं कितनी मैं 3 महीने तक शायद हंस भी नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया, मतलब मैं मेंस में ही फेल हो गई हूँ। पर मुझे अपना लूपहोल्स दिखा कि मैंने क्या गलती की है, और उस गलती को मैंने इस बार सुधार लिया था। इस बार क्या कि जैसे मैं कुछ भी मैंने अपने नोट्स बना रखे थे कि मेंस में मुझे जो भी क्वेश्चन आंसर ऐसा लगता है कि मैंने एक तो मेरे बैरेक्ट जो है, बैरेक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत मतलब ऐसा बोलूँ तो कि कंसेप्ट तो समझा ही है, लेकिन मैंने रट लिया उसको कि बैरेक्ट में से कुछ भी पूछे मुझे आना चाहिए। और दूसरा है कि दूसरी कुछ ये पब्लिकेशंस की बुक होती है ये मेंस के लिए, परीक्षा मंथन वगैरह, तो वो मैं देखती थी क्योंकि उसमें केस लॉज वगैरह होते हैं,
तो वो मैं देख लेती थी। और तीसरा कि जब भी मैं क्वेश्चन, हमारे वहाँ पे क्या पेपर बहुत लेंदी होता है, तो उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चन लगाती थी, फिर टाइमर लगा देती थी कि मुझे वहाँ पे जितना टाइम मिलेगा ना, उससे 1 मिनट कम, उतने में मुझे वो आंसर लिखना है। तो मैं टाइमर लगा के फिर वो आंसर लिखती थी। मैंने उस तरीके से इस बार मेंस के लिए प्रिपेयर किया। और फिर भी इस बार तो यूँ था कि हर बार से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए थे, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया कि मैंने उस तरह से तैयारी कर रखी थी, ताकि आप लिख हाँ जी, ताकि मैं फटाफट लिख पाऊँ। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि बहुत ही लेंदी पेपर आते हैं सारी जुडिशियल सर्विस में। तो अगर आपकी स्पीड नहीं है तो मुझे लगता है पेपर बाकी रह जाएगा, और पेपर बाकी रह गया मतलब फेल। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती अपने आप में। आपसे ये भी समझना चाहूँगी, आपने कहा कि इंटरव्यू में पहुँचे, और आई थिंक ये पहला मौका था जब आप इंटरव्यू में पहुँचे, या इससे पहले जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तब सेकंड टाइम? इससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप इंटरव्यू तक पहुँच गए थे, इसलिए आपको सेकंड टाइम ज़्यादा डिप्रेशन हुआ कि इस बार मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। तो इंटरव्यू का वो मोमेंट जब आपको फर्स्ट टाइम में आपने एग्ज़ाम दिया और तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, तब भी एक झटका लगा होगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इंटरव्यू के लिए क्या खास तौर पर तैयारी की, या फिर जो आपके इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने कौन से ऐसे सवाल पूछे, ये भी हम जानना चाहेंगे। यस, अगर मैं गुजरात जुडिशियल सर्विस की बात करूँ तो उसमें मुझे ऐसा लगता है मेन चीज़ है आप कौन से उससे आते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है ना, कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, कोई स्टाफ से है, कोर्ट क्लर्क वगैरह है, कोई हाई कोर्ट असिस्टेंट है, तो उसके एरिया से उन लोगों वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन से एरिया से आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे। मतलब बेसिक सा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह है, इंट्रोडक्शन है। और जैसे मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी तो मुझे यही पूछा गया था कि आपने केस कौन सा अटेंड किया है, लास्ट केस जो भी मेरा सिविल केस था एक, तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर वो डिटेल में जाते हैं कि भाई किसके लिए था, क्या था वगैरह। तो मुझे वो जो भी था मेरे केस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, SRA से मेरा वो सूट लगाया हुआ था वो था। और दूसरा फिर मैंने सिविल का बताया तो फिर उन लोगों ने मुझे ज़्यादा क्रिमिनल में ही पूछा। फिर सिविल का सिर्फ मुझे केस रिलेटेड पूछा, और फिर मुझे क्रिमिनल के क्वेश्चन ज़्यादा थे कि भाई मैजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करते हैं, वो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR वगैरह वो था, और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रिपोर्ट एंड मेडिकल रिपोर्ट वगैरह। मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे, अभी मैं रिमेंबर ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्रिमिनल में मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन थे। सिविल मुझे बेसिक पूछ लिया था केस के रिलेटेड, और मेरा केस भी थोड़ा ऐसा था, बहुत अटपटा था, थोड़ा हार्ड था। मैं जिस सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करती हूँ ना, उनका सिविल ज़्यादा है, क्रिमिनल में हमारा बहुत ही कम है, जैसे नेगोशिएबल का है और DV वगैरह दूसरा कम है केस इतने, लेकिन सिविल में बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वो चीज़ बहुत बेनिफिट की, क्योंकि मैं सही बताऊं, मेरा ये फर्स्ट डे से ही मेरा सपना था कि मुझे जज बनना है। मैंने अपनी कॉलेज में पहले ही दिन जाके मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि तूने जो पहले दिन बोला था वो सच हो गया। क्योंकि मैंने पहले ही दिन बोला था कि मुझे जज बनना है, इसीलिए मैं LLB कर रही हूँ। और तो तब तो मुझे समझ में भी नहीं आता था, लेकिन मैं लाइब्रेरी में बैठ के मैं जो हमारे AIR की बुक आती थी मैं वो पढ़ती थी। मुझे समझ नहीं आता था ये क्या है एक्चुअली, कैसे पढ़ते, लेकिन मैं पढ़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अभी से मुझे तैयारी करनी। और जब मैं सेकेंड ईयर में आई, तब से मैंने सर के अंडर में मैंने वहाँ पे कोर्ट जाना भी चालू कर दिया था। और मैं सेकेंड ईयर LLB में तब से मैं कोर्ट जाती थी, मैं 6 बजे तक वहाँ रुकती थी। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे, मैं 6 बजे तक अभी तो मुझे लगता है कि हम एडवोकेट बन के भी 6 बजे तक नहीं रुकते, लेकिन मैं तब रुकती। तब तो मैं सिर्फ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं बोल सकती, क्योंकि वो हम AIB का हमारा एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद एक्चुअल प्रैक्टिस बोल सकते हैं। लेकिन मैं तब से ही चली गई थी, मुझे ऐसा लगता था मैं अभी से करूँगी तो मैं 3rd ईयर के बाद मैं क्लियर कर पाऊँगी एग्ज़ाम। तो मैं तभी से जाती थी, जजमेंट्स पढ़ती थी। मुझे सर तब तो हमें बहुत कम काम देते थे, काम मतलब ऐसा कि भाई डेट्स ले लो एग्ज़ाम, वो कोर्ट में डेट्स वगैरह ले लो। तो मुझे जिस भी फाइल की डेट्स बोलते थे ना कि इसकी डेट लेके आओ, मैं वो फाइल पूरी पढ़ती थी बैठ के। टाइम तो बहुत होता था हमारे पास, मैं पूरी फाइल पढ़ती थी। फिर कोर्ट में जाके ऑब्जर्वेशन करती थी कि भाई कैसे ये लोग फैसला दे रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, हियरिंग कैसे हो रही है, मोस्टली क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर आर्ग्यूमेंट्स जो होती है। सर की हर एक आर्ग्यूमेंट में मैं प्रेजेंट रही हूँ, चाहे कहीं भी हो। मैं जब भी सर की आर्ग्यूमेंट होती थी या क्रॉस होती थी, मैं वहाँ पे पहुँच जाती थी, क्योंकि हाँ मैं देख पाऊँ। मुझे क्योंकि पहले ही था कि ये सब मैं ऑब्जर्व करूँगी तो ही मैं सीखूँगी। ये था मुझे कि पता नहीं है क्यों कैसा लगता था कि ये सब करूँगी तो ही मैं सिलेक्शन हो पाएगा मेरा, इसलिए मैं पहले से ही वो चीज़ प्रिपेयर करती रही कि भाई हाँ ये करना है अपन को। तो और फिर तो मेरी प्रैक्टिस चालू ही थी, और फिर मेरी शादी हो गई बीच में। तो शादी हो गई तो उसमें भी हमारे गांव में ही होती है शादी,
तो मैं सिर्फ कितने शायद 10 दिन पहले ही गई थी अपनी शादी में, 10 दिन पहले गई थी और वहाँ भी मैं बुक्स लेकर गई थी साथ में, क्योंकि मैं सर को बता के आई थी कि सर मेरी शादी है और शादी के बाद ही एग्ज़ाम थी। वहाँ पे भी मैं बुक साथ में लेके गई थी, सब लोग नीचे जश्न मना रहे, सब कर रहे हैं सब। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं तो पढ़ ही रही हूँ, मैं पढ़ती थी, मैं सीरियसली अपने असाइनमेंट वगैरह थे मैं वो कर रही थी वहाँ पे। और फिर शादी की और उसके 8 दिन बाद तो मैं चली गई थी, क्योंकि मेरे वापस एग्ज़ाम्स थे इसीलिए। और मैं वहीं पे रही हूँ मोस्टली, क्योंकि फिर सेकेंड ईयर था, फिर थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने LLM किया, AIB की एग्ज़ाम दी और उसके बाद प्रैक्टिसिंग चालू हुई थी। तो फिर प्रैक्टिस के दौरान वहाँ पे रहती थी और फिर मैंने जैसे बताया कि नोटिफिकेशन आता था तो मैं यहाँ पे आ जाती थी। यहाँ से आपने पूरी तैयारी की जालिपा से। और वहीं एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट पर भी आप इंटरव्यू में गए, यहाँ पर भी आप जब आपका थर्ड अटैम्प्ट जिसके साथ आपको सक्सेस मिली, यहाँ पे आप इंटरव्यू पे गए, तो आपने क्या नोटिस किया कि वहाँ पर क्या चीज़ आपकी तैयार नहीं थी और यहाँ आते आते क्या चीज़ आपकी तैयार हो गई जिसकी वजह से इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो पाए? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपका सामने देखते ही बन रहा है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे होंगे दोनों इंटरव्यूज़ में। शायद मैं फर्स्ट जो मेरा इंटरव्यू था उसमें कम कॉन्फिडेंट थी और तब ना इतनी प्रिपेयर नहीं थी मैं इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है ना, तो सब कुछ यूँ निकल जाता है। एग्ज़ाम के लिए पढ़ना वगैरह फर्स्ट टाइम था और मैं पहले से यही चाह रही थी और एग्ज़ाम आ गया। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरा प्री मेंस जल्दी निकल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं सब कुछ कर सकती थी, मैं जितना बोलो, मैं मतलब खाने पीने और सोने के अलावा मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, तो वो मैं कर सकती थी तब। लेकिन इसी इंटरव्यू के लिए मैं बताऊं तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कहीं लेक ऑफ कर गया मेरा, कि भाई थोड़ा नॉलेज कम था मुझे या फिर मेरा कॉन्फिडेंस कम था। तो तब लगा कि भाई हाँ, जो लूप होल्स लगे मुझे कि मुझे कुछ नहीं आ रही चीज़ें, तो फिर वो मैंने वर्क की। सेकंड में तो वर्क क्या बताऊँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की सही से, तो मेरा नहीं हुआ। लेकिन थर्ड में फिर मैंने यही सोचा कि मुझे ना ऐसा नहीं लगना चाहिए, अगर मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी कहीं कमी रह गई। मुझे अपनी तरफ से यही लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% इस बार सही किया। और मैं एक्चुअली प्रिपेयर भी थी कि अगर इसमें नहीं हुआ है ना तो मैं अगली बार भी दूंगी, अब नहीं हारना है, क्योंकि अब अपना यही है। और पता है सब, मेरा तो कम हो गया था, लेकिन मेरी फैमिली का यही ड्रीम था कि आपको यही करना है। तो मैं प्रिपेयर भी थी उसके लिए कि अब अगर नोटिफिकेशन आएगा ना तो मैं वापस करूँगी। लेकिन भगवान की दया से, माता जी की कृपा से इस बार ही मेरा सिलेक्शन हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए आपको। और देखिए, हमने जहाँ तक है पूरी बात की आपसे तैयारी को लेकर के, किस तरीके से आपने क्या स्केड्यूल बनाया, क्या क्या आपकी टैक्टिक्स रही, क्या ट्रिक्स आपने अपनाई। तो वहीं कोई स्पेशल बुक जिसका आप जिक्र करना चाहें, या फिर आपको लगता है कि जो तमाम बुक्स हैं उनका साथ लेकर कुछ एक स्पेशल कुछ आप जो ऐड ऑन करना चाहें? मैंने तो जो प्री है उसके लिए, जैसे गुजरात में है तो जीके की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो क्योंकि एक बार था कि बहुत जीके पूछ लिया था। तो एक तो बैरेक्ट सबको पता है कि बैरेक्ट तो रीडिंग ज़रूरी है, बैरेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, मतलब उसके बिना तो आप क्रैक कर ही नहीं सकते। और दूसरा है MCQ प्रैक्टिस। तो MCQ प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, क्योंकि पहले ले रखी थी मैंने, तो वो मेरे पास है अभी, शायद मुझे यूनिवर्सल की है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन मैंने मोस्टली यूट्यूब से ही लगाया है, क्योंकि यूट्यूब पे अब सब अवेलेबल है और इतना अच्छे से डिटेल में अवेलेबल है कि आप पूरा बैरेक्ट ही पढ़ रहे हो। उस टाइप के उन लोगों ने यूट्यूब में दिए रखे हैं सब, क्या बोलते हैं ये, MCQs वगैरह। तो मैं यूट्यूब मेरा बहुत सपोर्टिव रहा है। और एक बार मैंने कोचिंग भी ली थी, जब मेरा फर्स्ट टाइम था तब तो मैंने अनअकैडमी से कोचिंग ली थी, वो 3 मंथ की थी, तब ली थी। फिर एक बार मैंने ली थी KD सर से भी, 2024 में मैंने कोचिंग ली थी। मैंने एक बार ऑफलाइन में महीना के लिए गई थी, 1 महीने के लिए गई थी, लेकिन बाद में मैंने ऑनलाइन कर दिया था, क्योंकि प्रैक्टिस भी साथ में ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रैक्टिस करूँगी तो ही सीखूँ, और वो सही में सच भी पड़ा। क्योंकि सर हमें जो ड्राफ्ट्स वगैरह लिखाते थे ना, जब हम सेकेंड ईयर में थे तब सर बोलते थे और हमें ड्राफ्टिंग करनी होती थी। तो वो चीज़ इतनी हेल्प की मुझे कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया ना तो उसका आंसर लिखना था ना, तो वो मुझे ड्राफ्ट याद आते थे कि मैंने ये ड्राफ्ट लिखे हुए हैं। क्योंकि जो भी केस स्टडी के बारे में जो लिखना होता था वही होता है बेसिकली, इसमें भी एग्ज़ाम में भी वही होता है। वो मुझे बहुत हेल्प किया है, जो मेरे सीनियर थे वो। यानी कि ये सभी का हेल्प रहा, और यही वजह कि आप मानते हैं कि सबके सहयोग के साथ आज ये मुकाम है। हालांकि ये मानना बिल्कुल तय है, आपकी कहीं ना कहीं वो सोची थी जिसकी वजह से आप आज GGS का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाए। तो वहीं एक सवाल मेरा ये भी था कि कई ऐसे मुश्किल दौर आएंगे, कई मुश्किल चुनौतियाँ आई होंगी, तो उन सब से उबर पाने का क्या सीक्रेट आपने अपनाया? क्योंकि कई लोग होते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, शुरुआती दौर में जोश बहुत ज़्यादा होता है, तब तो तैयारी अच्छी चल रही होती है, पर जैसे ही कोई भी फेलियर आता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे कैसे पार पाना है?
बिल्कुल ये होता है, मेरे साथ भी ये हुआ है। अभी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक तो फैमिली, आपकी फैमिली सपोर्ट है, फैमिली बोल रही है कि कोई बात नहीं कर देना, तो वो रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा असर करता है। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो जो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है ना आजकल, तो कोचिंग वाले भी सब ये इंटरव्यूज़ वगैरह रखते हैं कि भाई आप सक्सेस हो गए तो उसके बाद आपने कैसे किया, फिर आप लोग जैसे इंटरव्यू ले रहे तो आपने यूट्यूब पे रखा, हमने बताया। मैं बहुत देखती थी, मैं इतना देखती थी ये सब, और उससे इंस्पिरेशन मिलती थी, ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता था कि यार अपने को भी एक दिन ये करना है, हो जाएगा अपना भी, कोई बात। और वो थोड़े टाइम तक ही रहता है ये फेलर की असर, क्योंकि भगवान ने माइंड ऐसा दिया है कि हम हर चीज़ थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। जब फेलर होता है ना तब ऐसा लगता है दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है, अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो सब कुछ टेम्पररी होता है, वो थोड़े टाइम में सब भूल जाते हैं। और जब नोटिफिकेशन आता है ना, वो वापस जोश आ जाता है अपने में कि अपने को करना है, इस बार कर लेंगे, बस वही रहा आई थिंक। देखिए, अब एक सवाल की और मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी इन तमाम विषयों से इतर, कि राजस्थानी वेशभूषा को लेकर भी मेरा एक सवाल है। और एक राजपूत समाज में कहा जाता है कि बेटियां जो है काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड रहती है, कहा जाता है कि एक लिमिटेशंस तय कर दी जाती है। ये आपसे समझना चाहूँगी कि क्या वाकई में ऐसा है, या फिर ये सबसे इतर कई और खूबसूरत तस्वीरें भी, क्योंकि देखिए आपने तो बेटी ना बहू बनकर ये मुकाम हासिल किया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है शायद अब ये सोच नहीं रही से मैं कहना चाहूँगी बहुत कम रही है, क्योंकि मैं जो यहाँ हमारे समाज में देख रही हूँ तो पढ़ा रहे हैं लोग, जिसको पढ़ना है ना उसको सच में पढ़ा रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ऐसा कुछ मुकाम हासिल कर देते ना, ये बहुत ही बड़ी मेरे लिए ये है कि सिर्फ मेरी जीत नहीं है, समाज की है। और लोग सच में प्रेरणा मिलती है, हम भी किसी को देखते हैं ना कि किसी की बहू बेटी भाई कोई भी अगर कुछ हो, मतलब कुछ भी अच्छी पोस्ट मिली है या कुछ सिलेक्शन हो गया, तो हमें सच में उससे मोटिवेशन मिलती है। और मुझे लगता है कि जब एक जन होता है ना तो उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है कि यार इन्होंने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। और बाउंड्रीज़ की बात करूँ तो मुझे तो यहाँ तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि कोई बाउंड्रीज़ है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मतलब राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर एरिया थोड़ा ऐसा मानते हैं कि बैकवर्ड है, पर कोई बैकवर्ड नहीं है, यहाँ बहुत फॉरवर्ड है। यहाँ मैंने बताया जैसे मेरी दादी सास तक है ना, उन्होंने तक मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला बेटा आप पढ़ो, काम वाम सब हम देख लेंगे, अपने जिम्मेदारी वगैरह अभी कुछ नहीं देखना है, अभी सिर्फ काम करो। और सच में बताऊँ, मैंने आज तक मुझे जिम्मेदारी जैसा कुछ लगा ही नहीं है। इतने फैमिली फंक्शन भी होते थे तो मेरे सास ससुर, ये मेरे बुआ साहब बुआ सा यही बोलते थे, बेटा आपको सही लगे तो आप आना, ज़रूरी नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा मतलब मेरे पे ना कभी वो बाउंड वाला तो कुछ लगाया ही नहीं उन्होंने कि भाई हाँ आपको ये तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, पहले पढ़ाई, बाद में अगर आपको लगता है। और मैं रातों रात आ भी जाती थी फंक्शन वगैरह के लिए कि भाई हाँ ठीक है कुछ है, मैं फटाफट जाके फिर वापस अपनी उसमें लग जाती थी। और दूसरी बात ये है कि हाँ बैकवर्ड की मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए बैकवर्ड, और ये सब तो वेशभूषा है या फिर समाज के उसके बैकवर्ड थिंकिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अपन सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, और फैमिली सोच रही है कि आप कर सकते हो, उनका अगर सपोर्ट है, उनका विश्वास है, तो हम कर ही सकते हैं डेफिनेटली। ना शादी से फ़र्क पड़ता है, ना बच्चे से फ़र्क पड़ता है, ना जिम्मेदारियों से फ़र्क पड़ता है। बस ये है फैमिली सपोर्ट में है, हम हमारी ज़िद होनी चाहिए कि हाँ हमें तो यही करना है, तो फिर हो ही जाता है वो चीज़। वो थोड़ा है कि हाँ हमें, अगर हमें ऐसा लगता है, मुझे स्पेशली मुझे ऐसा लगता था, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लगता था। मुझे ना कोई कहीं जाना है आना है घूमना फिरना, मुझे कोई शौक़ ही नहीं है। मुझे फैमिली वाले भी बोलते थे ना तो मुझे बर्डन जैसा लगता, क्या जाना, अब नहीं जाना, मुझे वो सब टाइम वेस्ट लगता था। ऐसा लगता था क्या ये सब फालतू के चक्कर है, टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। और एक भी दिन अगर मुझे ऐसा जाता ना कि आज मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे उस दिन रात को मुझे अफसोस होता था कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया, मैंने आज पढ़ी ही नहीं, या ऐसा। अगर मुझे ऐसा लगता है ये फीलिंग अगर किसी को आने लगे ना, तो वो पक्का उसका जो गोल है वो क्रैक करेगा ही करेगा। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल साफ बात आपने कही कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सारी चीज़ें तो बस बहाना है अगर कुछ नहीं करना है तो। राजस्थानी वेशभूषा आपको कैसी लगती है, पोशाक है ना? बहुत अच्छी, बहुत मेरी फेवरेट है, मतलब मेरी ड्रेस फेवरेट है। और मुझे घूंघट भी बहुत पसंद है। कुछ टाइम ऐसे हमारे जो सोशल्स के कुछ ग्रुप वगैरह है उसमें वो लोग बोलते हैं कि घूंघट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ बहुत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग तो वहाँ पे जब सिटी में रहते हैं, जामनगर रहते हैं, तब भी हम जब वहाँ बाहर जाते हैं हम बांध के ही जाते हैं, हम खुले तो नहीं जाते तो उससे अच्छा तो घूंघट है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली अच्छे तो रहे उसमें, भाई हमें सन टैन नहीं होता है। तो घूंघट तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे स्पेशली, मैं यहाँ भी जब मैं अपनी रूम से बाहर निकलती हूँ मेरा सीधा घूंघट निकल जाता है। मुझे स्पेशली, मुझे खुद को ही पर्सनली बहुत पसंद है कि घूंघट करना ऐसे।
बहुत खूबसूरत सोच आपकी है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने कहा जामनगर, गुजरात, वो मॉडल जिसको लेकर के बीजेपी केंद्र सरकार बना पाई, अपनी केंद्र पर काबिज हो पाई, और वहाँ से सीधा बाड़मेर आना। कहा जाता होगा, आपको भी सुनाई दिया होगा जब शादी की बात चली होगी कि यार यहाँ वो सुविधाएं शायद ना मिल पाए। इवन जिनकी सरकारी नौकरियाँ लगती थी उनको भी कहा जाता था कि काले पानी की सज़ा मिल रही है। उसको अब आप कैसे देखते हैं? हालांकि बाड़मेर में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है अभी। मतलब आप यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ बाड़मेर पे की। कैसा? अब वो तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं ना, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे कि भाई अब मैं यहाँ पे कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा वो मिलता था। यहाँ मैंने बोला ना, मैं अपना एक रूम, एक छोटा सा रूम है, वहाँ मैं एक पीजी सेटअप कर लेती थी कि मैं पीजी में कैसे रह रही हूँ वैसे मैं वहाँ पे रहती थी। तो वो कभी लड़ा ही नहीं मुझे कि हाँ मैं कैसे करूँगी वगैरह। नहीं, जैसे एक होता ना कि एक हाई फाई लाइफस्टाइल हो गई, एक है ना पूरी चकाचौंध वाला शहर, और उसके बाद एक सीधा सादा सा राजस्थानी। बहुत अच्छा है, मुझे तो ये लाइफ पसंद आ गई। एक्चुअली मैं भी ना शादी से पहले मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे आपको गांव में रहना पड़ेगा, तो मैं बोलती थी यार मुश्किल है, पता नहीं गांव में रहना मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं रही नहीं थी, पहले से ही हम सिटी में थे। और गाँव सिर्फ हम जब जाते थे बहुत ही कम टाइम के लिए जाते थे, सिर्फ जैसे हफ्ते के 10 दिन के लिए, तो वो भी सब कजिन्स होते थे तो मज़ा आता था, बाकी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर यहाँ आके ना मेरी सोच पूरी ही चेंज हो गई। अब मैं खुद के घर वालों को, हम बाड़ में रहते हैं ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हमें गांव जाना है, क्योंकि पता नहीं यहाँ की हवा में ही क्या है पता नहीं, पर जो लोग मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक जो पता नहीं एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, और सब लोग, एटमॉस्फेयर, फैमिली, कि मुझे अब वो लाइफ पसंद ही नहीं है। मुझे सिटी वाला अच्छी, मतलब सिटी वाली लाइफ ही नहीं पसंद। सिटी में हम क्या कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, मूवी देखेंगे, मुझे तो वो पसंद ही नहीं है इतना तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है उस चीज़ से, इसलिए मुझे ये लाइफ और ज़्यादा बेटर लगती है। इसीलिए आपने अपनी तैयारियों का केंद्र कह सकते हैं कि इसी को बना रखा था। और एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि जितनी भी बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती है, जो तैयारी कर रही है, या फिर उनको क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहूँगी कि ऐसा फ्यूचर का सोच के हम ना अभी आज के अपने गोल को दबा नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि यार हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हमें पढ़ने देंगे या नहीं। अगर सच में दिल की इच्छा है, सच में आप चाहते हो ना, अगर आपकी ज़िद है कि मुझे ये करना ही है, तो आपको फैमिली भी ऐसी मिलेगी, और फैमिली आप पे देखती है ना कि हाँ इसमें काबिलियत है, तो मुझे लगता है फैमिली भी सपोर्ट करती है। और जिसकी नहीं करती है उनको तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप करो सपोर्ट, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो ही बनेंगे। और वो सिर्फ वो हम अकेले थोड़ी बनते हैं, पूरा परिवार, पूरा समाज बनता है। तो फैमिली के लिए यही है कि आप सपोर्ट करो। जब जो कोई बनेगा ना, तब आपको इतना प्राउड महसूस होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। और बहू बेटियों को भी यही है कि आप पढ़ो, और जब पढ़ रहे हो ना, तब वही सिर्फ रखो अपने दिमाग में कि हमें वो बनना है, इसीलिए पढ़ो। फैमिली के मतलब कुछ बनने, बस सिर्फ मुझे इस पोस्ट के लिए, या वो मत सोचो मुझे इस पोस्ट के लिए। एक्चुअली उस पोस्ट को फील करो आप, जिस पोस्ट के लिए आप जाने वाले हो, एक बार उसको देखो कि एक्चुअली हमें उसके लिए क्या काम करना है। जैसे जैसे हम जज बनेंगे, तो ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात, एक टाइम था जब उन्होंने कहा था, उनकी मैंने स्पीच सुनी थी, उन्होंने बोला था अगर आप जुडिशरी में आ रहे हो ना, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस, एंड योर फैमिली हैज़ टू बी रेडी फॉर द सेक्रीफाइस। तो वो मैंने ठान लिया था। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जुडिशरी एक तपस्या है, अगर आप वो तपस्या के लिए रेडी हो तो आप जुडिशरी में आओ। और मैंने उसी दिन से सोचा था कि मैं रेडी हूँ, मैं अपने 100% तपस्या के लिए रेडी हूँ, और मुझे तपस्या ही करनी है। मुझे बाकी किसी झोल वोल में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे रेडी है। और मेरी फैमिली रेडी है कि सेक्रीफाइस करना है, मेरी बच्ची रेडी है, मेरा पूरा परिवार रेडी है कि उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और मुझे भी करना पड़ेगा। लेकिन सोच रखा था कि इस सब चीज़ के लिए हम रेडी है, और हमें वहाँ क्या काम करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है एक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि जिस भी पोस्ट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही तैयारी कर लो आप कि मुझे पुलिस में जाना है, मुझे IAS में जाना है, मुझे जुडिशरी में जाना है, बस कोई जा रहा है इसलिए नहीं। एक बार उसको एक्सपीरियंस करके देखो, तब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि एक इनर आवाज़ आती है कि हाँ मुझे ये करना है, और पता भी चल जाता है ना कि हम इसके लिए काबिल है या नहीं, फिर वो हो जाता है। आपने अपना रोल मॉडल किससे माना? मेरी सासू माँ को मेरी सासू माँ को, और मेरे बुआ साहब, मेरे बुआड़ साहब को, क्योंकि इन लोगों को मैं देखती हूँ ना, तो ये ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम हार ही नहीं सकते कभी। ये लोग इतना कुछ करते हैं, इतना, मुझे तो ऐसा लगता है हम तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये लोग तो बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मुझे लगता है मुझे तो कम ही करना है ना, तो मैं कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे एक वर्ड है कि भाई
लोग यहाँ लोग लौटा है, तो सच में वो लौटा है। इतने मजबूत है लोग कि यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा काम। मैं देखती थी अपनी सास को कि वो धूप में बैठी है और रोटी बना रहे, वहाँ पे चूल्हे पे रोटी बना रहे। तो मुझे उससे कई बार इंस्पिरेशन मिली कि यार मम्मी आप ये भी कर सकते हो। हम लोग धूप में खड़े नहीं रह सकते कि यार धूप लग रही है और आप धूप में बैठ के रोटियां बना रहे हो। तो वो तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लगा। हाँ, मैंने हमेशा सीखा है। मैंने जो चीज़ देखी है ना, तो उससे मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिली कि ये लोग कितना कुछ कर रहे हैं। और वो भी कभी कभी मेरे लिए भी तो था ना। इन लोगों ने मुझे आती है बाजरे की रोटी बनानी, मुझे आज तक नहीं बनाने दी। ना मेरी बुआ सा ने बनाने दी, ना मेरी सासू माँ ने, ना मेरी दादी सास ने मुझे नहीं बनाने दी। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, आप अपने अपने पे फोकस करो, आप पढ़ाई पे मुझे आज तक बाजरे की रोटी नहीं सब लोगों को लगता है कि बिन्नी को बनाना नहीं आता है, पर नहीं, बनाना आता है, पर मुझे करने ही नहीं दिया कभी। इसका सक्सेस का क्रेडिट आप किससे देना चाहोगे? फुल फैमिली और मेरे जो रिस्पेक्टेड सीनियर्स एडवोकेट है जिसके अंडर में मैंने प्रैक्टिस की, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं फील्ड दी कि मैं ये कर सकूं। बहुत सपोर्ट रहा उनका और मेरी फैमिली का 100% जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है अभी फ़िलहाल, उसमें पेंडेंसी एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर आप क्या नज़रिया रखते हैं? कैसे इसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है? जिस तरीके से आप लोग की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, क्या इसको और अगर हम बढ़ा देंगे या फिर कुछ और नए कोर्ट्स वहाँ पे, किस तरीके से आप देखते हैं? वो उसमें एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि एडवोकेट्स खुद है, पार्टीज़ खुद है, जजेस खुद है। अब क्या उसके लिए सिर्फ हम नहीं वो कर सकते कि मैं ये कर दूंगी, मैं थोड़ा सबको इम्प्रूव होना पड़ेगा। जैसे एडवोकेट्स है या फिर पार्टीज़ है और जजेस, हम तो देखो हम रेडी है। हम अगर इसमें आ रहे हैं ना, तो हम ये सोच के नहीं आ रहे कि हम वहाँ पे मज़े तो है ही नहीं ना। आपको वहाँ पे करनी तो आपको तपस्या ही है। तो हम उसके फुल उस माइंड सेटअप के लिए आ रहे हैं कि हमें वहाँ पे जितने भी घंटे दे रहे उससे 4 घंटा एक्स्ट्रा हमें काम करना है, हम करेंगे क्योंकि हम उसके लिए ही आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि सारे फैक्टर्स है कि भाई एडवोकेट्स को भी समझना ज़रूरी है कि वो ज़्यादा डेट्स ना ले, और पार्टीज़ को भी कि भाई प्रॉपर टाइम पे आए वगैरह, जो भी उनका रहा है वो कंप्लीट करे, प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो देखना। सिर्फ जजेस पे नहीं होता है, वो पूरी कोर्ट सिस्टम पे होता है। तो उसको अगर बेटर किया जाए और सबका साथ रहे तो शायद इस पेंडेंसी को कम किया जा सकता है। डेफिनेटली जजेस, पार्टीज़ और जो एडवोकेट्स है, अगर वो सच में ठान लेना कि हमको ये चीज़ सही करनी है, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हम रेडी है ना, हम सुनने के लिए रेडी है, आप करो बस। मैं तो मुझे दीपू जी, देखिए जब मूवीज़ में देखते हैं तो अधिकतर हम वो कोर्ट का सीन देखते हैं, जज साहब बैठे होते हैं, ऑर्डर करते हैं और उसके बाद तुरंत ऑर्डर देते हैं। तो उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है, कितना सोच विचार आपको लगता है? क्योंकि आपने तो वहाँ पे हियरिंग्स भी देखी है, बहुत सारे केसेस भी देखे हैं, तो आपको खुद को क्या लगता है? क्योंकि जब आपने कहा कि मेरा सपना ये था, तो मुझे लगता है जब भी आप हियरिंग सुनती होंगी तो आप यही सोचती होंगी कि मैं जज हूँ और मुझे फैसला देना है। हाँ, मैं यही देखती थी कि वो जज क्या सुन रहे हैं और ये लोग जो बता रहे हैं उस पे से वो मतलब क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी करते हैं जजेस के, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। उनको उनके रिमार्क्स भी करने होते हैं कि भाई वो विटनेस जो है वो क्या बोल रहा है। जैसे वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा दिखाते हैं, ऐसा तो एक्चुअल में होता ही नहीं है। एक बार हम कोर्ट में जाए ना, तो हमें पता चलता है कि उससे बहुत ही ऑपोजिट सिस्टम चलता है वहाँ पे। बहुत ही शांति होती है वहाँ पे, ना इतना झोल मेल, जो वकील साहब एक दूसरे को ऐसे लड़ रहे झगड़ रहे, उतना नहीं होता है। ये सब सिस्टम होती ही नहीं है। बहुत ही सिस्टमेटिकली सब कुछ चलता है, बहुत ही अच्छे से होता है सब, बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब रिस्पेक्टफुल होते हैं। सीनियर एडवोकेट्स हो या छोटे हो या बड़े हो, बहुत ही वहाँ पे एक डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं। और जो लोग होते हैं, हम लोग वहाँ पे भी कि जिसके भी केस के बारे, जो भी केस जिससे रिलेटेड होता है, वो लोग आते हैं वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि बस एक ऑर्डर दे दिया बाद में ऑर्डर हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद दूसरा तीसरा सब सुनना पड़ता है। तो वो जो ड्रामा है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है, और एक्चुअली कोर्ट प्रैक्टिस और एक्चुअली कोर्ट रूम बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही डिफरेंट है। अभी हाल ही में कुछ ऐसे केसेस आए, हालांकि आपकी बातों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। आपने अपनी फैमिली में भी सारा क्रेडिट परिवार की महिलाओं को दिया, घर की, चाहे आपके इस घर की हो चाहे उस घर की, आपकी बहन का जिक्र आपने किया, आपकी बेटी का जिक्र आपने किया। तो न्यायपालिका और महिला सशक्तिकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? न्यायपालिका में मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियां ना, मुझे ऐसा लगता हम ऐसे होते हैं कि हमें ना वो एक भेदभाव नहीं पसंद होता है। हम बहुत ही ज़्यादा थोड़े वो रहते हैं कि भाई हम ये नहीं चला लेंगे, ऐसा होता है कि कुछ भी चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं चलता है।
हम बहुत मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक जो बोलते हैं ना बायस हो जाए, वो बायसनेस नहीं आती हमारे में। पता नहीं क्यों आजकल जो इतना लड़कियों का भी सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए भी हो सकता है, या फिर वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक रहता है कि भाई हम ना ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी नहीं कर सकते कि भाई ओके हो जाए, ओके चलेगा, इतना जल्दी नहीं चलता। और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है हम में। मुझे लगता है शायद लड़कों में स्ट्रिक्टनेस कम होगी, या होती भी है, पर लड़कियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। अगर वो ठान लेना कि ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है। लड़के चाहे शायद एक बार पे वो हो जाते हैं कि ठीक है ओके, लेकिन लड़कियां बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करती है और इतनी कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम में नहीं जाती है। तो वो चीज़ है, ये चीज़ काम लगती है क्योंकि डिफरेंट है ना प्रोफेशनल और पर्सनल। ये चीज़ काम लगती है प्रोफेशनल में। अगर मैं पर्सनल में जाना चाहूँ तो मैं बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हूँ, मैं समझौता भी कर लेती हूँ। और अगर जैसे झगड़ा वगैरह होता है, ऑफ कोर्स होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो एडजस्टमेंट हमारे के बीच में एडजस्टमेंट हो जाता है, चल जाता है। दूसरा है, मैं इस टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर रही हूँ कि भाई झगड़े तो, क्योंकि हमारे वहाँ पे डाइवोर्स के केस बहुत आते हैं। मैंने मैट्रिमोनियल केसेस पे बहुत फाइल किए हुए हैं ना, तो वो केसेस बहुत आते हैं डाइवोर्स के। तो उसमें जब पार्टीज आती है ना, तो मैं पार्टीज को समझाने बैठ जाती हूँ कि हाँ, अब एक्चुअली सीनियर एडवोकेट ने हमें बोला होता है कि इनकी केस फाइल करना है। मैं उनको समझाने बैठ जाती हूँ कि देखो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं हम, मैं भी शादीशुदा हूँ, हम जो भी है झगड़ा है वो सिर्फ टेम्पररी होता है, उसके बाद हर कुछ परमानेंट नहीं रहता है। मैं उनको समझाने बैठ जाती हूँ कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन वो माइंडसेट से ही ऐसे आते हैं कि भाई हमें ये करना ही है। तो ये थोड़ी अलग बात हो गई। अभी हाल ही में कई ऐसे केसेस आए, उनको आप कैसे देखते हैं? अगर उन केसेस के आप जज बनते तो आप क्या फैसला लेते? चाहे तो वो नीला ड्रम वाला केस ले ले या कुछ और इस तरीके की घटनाएं हुई। इतना मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। अब वो तो एक्चुअली जज की कुर्सी पे बैठ के ही पता चलेगा, जब सारे सबूत हाँ जी, आपके कि क्या करना है, क्योंकि बहुत बहुत फैक्टर्स काम मतलब देखने पड़ते हैं ना, एविडेंस, पार्टीज क्या है, तो वो तो अभी मैं इतना नहीं बता सकती। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, जो इन्होंने कहा था कि अधिकतर हम जो है जज का रोल सिर्फ वो जो हमने देखा है फिल्मों में, अधिकतर बस वैसे ही समझते हैं, बट हकीकत कुछ और है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। यही वजह है कि जो समय लगता है वो चीज़ों का एक निष्पक्ष न्याय के लिए लगता है। और अब एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम आम लोग जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, समाज के बच्चे हों, बड़े हों, उन सभी तक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? और ख़ासकर बाड़मेर ज़िले की बहू आप हैं, तो बाड़मेर वासियों के लिए क्या संदेश है? संदेश मेरा यही है कि अगर आप ये कोई सर्विस में जाना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी सही है, अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी सही है। हमें अपने आप को ऐसे रखना है कि समाज हमेशा हम पे गर्व करे। और वो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई प्रोफेशन में जाके, हम पढ़ाई करके या हम नौकरी करके, सर्विस करके ही कर सके, हम घर पे रह के भी वो चीज़ कमा सकते हैं। तो लड़कियों को और बहू बेटियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और इतना वो रखो ना कि आप मल्टी टैलेंटेड हो। ऐसा नहीं हम कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं खुद हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे कोई भी काम दो आप, मैं सब कर सकती हूँ। अगर हम ये एक सहज विचार लेके चलेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े मुकाम तक पहुँच सकते हैं। आपसे आपके हस्बैंड को जज मैडम के हस्बैंड के तौर पर जाना जाएगा, तो कैसे आप उसे देखते? वो तो अब वही बता सकते हैं उनको। और एक प्राउड फीलिंग आपके लिए? मेरे लिए बहुत प्राउड, उनके लिए बहुत है। एक्चुअली उनका सपना था ना ये कि भाई आपको जज बनना ही है। उनको बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ले आना हमेशा एग्ज़ाम में, मेरा कंफर्ट जोन देखना, सब कुछ उन्होंने किया है। और उनका ही सपना था पहले से ही कि आपको जज बनना ही है। मैं कभी बोलती थी यार अब तो पढ़ाई नहीं हो रही है, ये वो क्या करे, नहीं होगी ना, कोई बात नहीं, आपको करना ही है। वो उनका तो हमेशा से एक मोटिवेशन रहता ही था कि आप कर लोगे। मैंने बोला आप तैयारी कर लीजिए ना, आप इतना बोलते हो, एक बार आप रहते। बोले हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमें पता है ना, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपसे हो पाएगा, हमें पता है, हमें आप में दिख रहा है कि आप कर पाओगे, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। बाकी हम कर लेते हैं, हमें पता है हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए वो रहा है हमेशा, एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से दीपू जी ने अपने दृढ़ लक्ष्य और परिवार के सपोर्ट के साथ आज ये मुकाम हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात, एक लंबा सफ़र रहा, तमाम चुनौतियां भी उनके सफ़र में आई, पर उसके बावजूद भी जो ठाना था उन्होंने और उनके परिवार ने, आज उन्होंने हासिल किया। और यही वजह है कि बाड़मेर का पूरा जिला या कहें राजस्थान पूरा आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता है और बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।